ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर कर लिया था। 1 to 11 तक भाई हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर करेंगे भाई, जिसमें आपका 2 क्वेश्चन स्किप रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 को स्किप करना पड़ेगा और क्वेश्चन नंबर 17 को स्किप करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए भाई। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है और ये जो आपका 17 है भाई, ये दोनों आपका सिग्नल एंड सिस्टम से क्वेश्चन डाला गया है। और जब आप गेट का प्रिपरेशन करेंगे भाई, तो गेट में हम लोग का जो सिग्नल एंड सिस्टम है भाई, ये एक तरीके समझिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट होता है। ओके ना? तो हम लोग ये जो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं भाई, जिसमें आपका एसएससी जेई का PYQ कवर करवाया जाएगा, इसी के पैरेलल में हम लोग को सिग्नल एंड सिस्टम भी स्टार्ट करना पड़ेगा। सिग्नल एंड सिस्टम, क्योंकि भाई हम लोग को यहाँ पे एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और फी के लिए भाई आप रिलैक्स रहिए, इसका ज़्यादा फी नहीं रखूँगा। इसका भाई मान के चलिए 900 से 800 के बीच में ही होगा। और ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है भाई 45 आवर्स से लेकर के 50 आवर्स के बीच में रिकॉर्ड होगा। ओके ना? तो अपने आप में काफ़ी बड़ा है भाई। और सिग्नल एंड सिस्टम भाई हम लोग जेई लेवल तक पढ़ेंगे। ओके, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई। तो जब तक आपका इस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये सब नहीं बनेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार आपने सिग्नल एंड सिस्टम समझ लिया तो भाई आपके एग्जाम में और ज़्यादा एक तरीके से स्कोर बूस्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे होंगे भाई उनसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। क्लियर हुआ ना? खासकर जो डिप्लोमा करके आ रहे हैं, फिर मान लेते भाई बीटेक भी किया लेकिन सही तरीके से पढ़ा नहीं है ना, क्योंकि भाई ये सब हम लोग को गेट में पढ़ना होता है। क्लियर हो गया? तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग को स्किप करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग इसको कवर करेंगे जब सिग्नल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। और आज का जो सेशन होगा ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल होगा भाई। और इसमें हम लोग 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। सबसे पहला है व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। ओके, और दूसरा रहेगा आपका वोल्टेज डिवीजन रूल प्लस करंट डिवीजन रूल। अब बहुत सारे लोगों को ये आता होगा, लेकिन भाई हम लोग यहाँ पे स्पेशल केस के लिए पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग रजिस्टिव सर्किट की बात करें, है ना, तो रजिस्टिव सर्किट में तो भाई सबको आता है करंट डिवीजन रूल लगाना, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना, है ना। लेकिन अगर आपके पास मान लेते हैं कैपेसिटिव सर्किट दे दिया गया है, कैपेसिटिव सर्किट दिया हो भाई, तो इस केस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं। फिर कहिए इंडक्टिव सर्किट दिया हुआ है, तो इंडक्टिव सर्किट में हम लोग कैसे एक तरीके से करंट डिवीजन रूल लगाएंगे या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, ये सब हम लोग सीखेंगे। ओके ना? तो ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे। और ये दोनों कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद हम लोग का भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डाला गया है, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो भाई ये वोल्टेज डिवीजन रूल के कॉन्सेप्ट से एक तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन स्पेशल केस कैपेसिटिव सर्किट वाला केस आपको समझना होगा। 14 तो हम लोग यहाँ पे स्किप कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है भाई, बिना कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। और फिर हम लोग 15 भी सॉल्व कर लेंगे और 16 भी सॉल्व कर लेंगे। 17 तो हम लोगों ने स्किप ही किया। स्किप मतलब क्या भाई? हम लोग इसको सिग्नल एंड सिस्टम में कवर करेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें भाई आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और स्लोप कुछ नहीं, आपका डिफरेंशिएशन होता है। स्लोप क्या बताता है? चेंज को बताता है भाई, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस चेंज। इसमें आपका देखिए यहाँ पे हम लोग को यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया, रैम्प फंक्शन हो गया, इसे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा तभी ये बनेगा। तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले भाई हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को यहां पे देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए यूज करते हैं भाई? और इसको भी स्टार्ट करने से पहले
हम लोग भाई लास्ट वाले सेशन पे थोड़ा सा आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर जो 5 था ना भाई, इसका शॉर्टकट मेथड मैंने बताया नहीं था, ठीक है। इसको अगर आप कम समय में बनाना चाहते हैं भाई तो रेशियो पूछा था, इस वाले बल्ब का और इस वाले बल्ब का रेशियो, तो हम लोग को पता है। इधर मान लेते हैं केस 1 है, इधर मान लेते हैं केस 2 है, ओके। या फिर ऐसे लिख देते हैं, ये लैंप 1 है, ये लैंप 2 है। तो भाई हम लोग को पता है इसका रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है, तो R इक्वल टू क्या है हम लोग को पता है भाई, V स्क्वायर अपॉन P, कल ही देखा था हम लोगों ने, V स्क्वायर अपॉन P। और इधर क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं R2 है, ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर P, है ना। तो इसका देखिए भाई वोल्टेज कितना है इसका 220 गुना 220 डिवाइडेड बाय पावर कितना है 100 वॉट, है ना। और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V स्क्वायर, इधर कितना भाई वोल्टेज 110 गुना 110 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। तो भाई R1 इक्वल टू इतना, R2 इक्वल टू इतना। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, तो रेशियो मतलब क्या होगा, डिवाइड सीधे सीधे भाई, ठीक है ना। तो दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं, इस टर्म को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, ओके। और ये वाला जो है 110 गुना 110 इस तरीके से, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 बार में, और ये भी हो जाएगा आपका 2 बार में, यानी 4/1 यानी 4:1। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे भाई, ओके ना। तो वापस से आ रहे भाई आज के सेशन में, तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भाई हम लोग किस लिए यूज करते हैं, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। और जब आप इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे भाई, उसमें हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस भी 3 तरीके के होते हैं, लो रेजिस्टेंस हो गया, ओके, मीडियम रेजिस्टेंस हो गया, फिर आपका हाई रेजिस्टेंस हो गया। तो तीनों रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग डिफरेंट ब्रिज यूज करते हैं भाई। लो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कैल्विन ब्रिज यूज करते हैं, मीडियम के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब भी पूछेगा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है किस टाइप के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो मीडियम रेजिस्टेंस भाई। इसमें भी रेंज होता है, लो मतलब क्या 1 से कम हो गया तो हम लोग लो रेजिस्टेंस बोलेंगे, 1 से 10 के बीच में हो गया मीडियम बोलेंगे, और हाई मतलब 100 से अबव भाई, या फिर 10 से अबव, ओके ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और मीडियम रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं भाई। सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अभी बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना सकें, ओके। तो अभी भाई हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका नेटवर्क देखते हैं, कैसे एक तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसमें कुछ नहीं, आप स्क्वायर बना लीजिए भाई इस तरीके से, ओके। इस तरीके से आपको स्क्वायर बनाना है, और यहाँ पे भाई आप 4 रेजिस्टेंस दिखा दीजिए, ठीक है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ओके। इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया, और यहां से भाई हम लोग क्या करेंगे, बैटरी जोड़ेंगे, या फिर कहिए हम लोग सप्लाई देंगे। और क्योंकि भाई हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हम लोग सप्लाई AC देंगे या फिर DC देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि AC हो या फिर DC हो, दोनों केस में क्या रेजिस्टिव में भाई आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बैटरी दिखा दिया ±V वोल्ट का। ये मान लेते भाई, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लूप बनाना होगा। ये मान लेते हैं मेरा A है, ये पॉइंट B है, C है, D है, यहाँ से करंट फ्लो रहा है I, ये नाम दे देते हैं। ये मान लेते भाई मेरा रेजिस्टेंस P है, Q है, R है, S, ओके। या फिर किसी किसी बुक में आपका यहाँ पे R1, R2, R3 और R4 भी दिया जाता है। अब आप बोलिएगा अननोन किसको मानेंगे, सब पता चलेगा भाई, बस आप पेशेंस रखिए, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बस आप समझिए यहाँ पे। और बीच में भाई हम लोग, क्योंकि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये अननोन रेजिस्टेंस को तभी मेजर करेगा जब इसके बीच में हम लोग का एक करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं भाई। और ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये क्या बताएगा, अब जैसे
गैल्वेनोमीटर अगर आपने पढ़ा होगा, वी के मैथ में पढ़ा था भाई मैंने, है ना, इसका स्केल जो था थोड़ा यूनिक होता है, यहाँ पे बीच में जीरो होता है क्योंकि करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, डिटेक्ट करने के, तो यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे पॉइंटर होगा। अगर ये इस साइड जा रहा है, कभी इस साइड जाएगा, ये डिपेंड करता है भाई कि करंट का डायरेक्शन क्या है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से तो करंट निकल रहा है भाई, आई एम्पियर का, इसमें की भी लगा देते हैं, यानी एक स्विच लगा देते हैं भाई, ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो स्विच मान लेते हैं यहाँ पे क्लोज है तो करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, क्या होगा, दो पार्ट में करंट टूटेगा, I1 I2। और एक चीज़ देखिए भाई, थोड़ा सा हम लोग बाहर आ रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्शन की बात करें भाई, तो कनेक्शन एक तो हो गया आपका सीरीज कनेक्शन, सही बात है, एक होता है आपका पैरेलल कनेक्शन, एक होता है भाई आपका सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। ओके, ये सब सेल जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं हम लोग बैटरी बनाने के लिए। एक होता है भाई जब आप थ्री फेज में आएंगे तो एक हो गया हम लोग का स्टार कनेक्शन, और एक होता है भाई आपका डेल्टा कनेक्शन। सही बात है, इतने तरीके के कनेक्शन होते हैं जो कि हम लोग को पढ़ना होता है भाई। तो अगर आप इस वाले डायग्राम को देखें, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, और एक चीज़ समझिए, ये जो हम लोग का गैल्वेनोमीटर होता है भाई, जब आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर मतलब क्या, ये एक परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होगा और अंदर में क्या होगा, एक कॉइल होगा भाई, तो इस कॉइल पे वाइंडिंग लपेटे होंगे, तो वाइंडिंग के चलते क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो आप सीधे सीधे इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ से हटा करके आप क्या कर सकते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से दिखाना, यानी इक्विवेलेंट सर्किट से दिखाना, क्या कर देंगे हम लोग इसका एक रेजिस्टेंस, क्योंकि भाई इस इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे RG से मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, यानी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो अगर आप इस नेटवर्क को यहाँ पे साइड में उठा के देखते हैं, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है भाई, और यहाँ पे हम लोगों ने सप्लाई दिया हुआ है। तो अगर आप इस कनेक्शन को देखें तो भाई ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ये आपका RG है। तो भाई अगर आप देखें, जैसे मान लेते हैं ये वाला रेजिस्टेंस क्या पैरेलल में है, आप नहीं बता पाएंगे, इसमें बहुत दिक्कत हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा कौन सा पैरेलल में है कौन सा सीरीज में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई, इसको सोचेंगे तो आपको पता चलेगा ना ही ये पैरेलल में है ना ही सीरीज में, यानी ऊपर में जितने भी टाइप्स ऑफ कनेक्शन लिखे हैं वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके का जब भी सर्किट दिया जाए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ ना, देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन इसके बीच में फिर ये लग गया भाई, तो अब फिर लगेगा भाई इसको हम लोग फिर क्या करें, सीरीज में है पैरेलल में, तो बहुत दिक्कत होता है। तो ये कुछ नहीं भाई, ये सीधे सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज का है, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो भाई अभी हम लोगों ने यही तो दिखाया ना, ऊपर में 5 ओम है, नीचे वाला 10 ओम है, यहाँ से पॉइंट X निकला हुआ है, दोनों देख रहे जुड़ा हुआ है, फिर आपका यहाँ पे R है, R ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे 5 ओम है, और फिर यहाँ पे आपका 30 ओम है, और यहाँ से एक तरीके से Y पॉइंट निकाला गया। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी रहे तो आप सीधे सीधे समझिए भाई व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। क्लियर हुआ, क्योंकि आप इसमें स्टार डेल्टा भी सोचेंगे भाई ये स्टार में है ना, तो इसको डेल्टा में कन्वर्ट नहीं होगा भाई, आप सोचते रह जाइएगा। वापस से आते हैं भाई अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये भाई ना ही सीरीज है, ना ही पैरेलल है, ना ही सीरीज पर कुछ नहीं भाई, इसमें आप कुछ नहीं बता पाएंगे। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि भाई ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ये तभी यूज होगा जब ये बैलेंस्ड होगा, ये तभी यूज होगा जब ये बैलेंस्ड होगा। और हम लोग को पता है भाई कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसके अंदर जो करंट है वो 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ। और
इसके अंदर कोई भी करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको हम लोग यहां से रिमूव कर सकते हैं, यानी ओपन करके दिखा सकते हैं, ओके ना। तभी एक तरीके से भाई हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, बैलेंस्ड कंडीशन अचीव होगा तभी। तो अभी इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है भाई कि हम लोग यहां पे बैलेंस्ड कैसे करेंगे, है ना, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले यहां पे देखिए, यहां से आई एम्पेयर चल रहा है, इधर आपका भाई करंट गया I1, इधर आ गया I2। अब अगर I1 को फोकस करें भाई, तो I1 यहां पे आते ही क्या हो जाएगा, दो पार्ट में टूटेगा, है ना। कुछ करंट इधर आ जाएगा क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, तो मान लेते हैं यहां पे IG आ गया, ठीक है। और इधर की अगर बात करें तो इधर कितना करंट जाएगा, क्योंकि भाई इधर से टोटल करंट आ रहा था I1 में से इधर आ गया IG, तो आगे कितना जाएगा बताइए, I1 माइनस IG, है ना, I1 माइनस IG। अब अगर यहां पे देखें भाई, इधर से आ रहा है I2, तो I2 इस पॉइंट पे आते ही, अब आप बोलिएगा कि ये जो I2 आ रहा है, I2 जो है एक तो इधर जाएगा, सही बात है, ये I2 आपका ऊपर भी तो जा सकता था। ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें करंट हमेशा ऊपर से ही आएगा, या फिर कहीं हमेशा नीचे से ही जाएगा, या फिर कहीं आपने ऊपर से दिखाया तो नीचे से भी तो दिखा सकते थे। तो इसका सिंपल सा आंसर है भाई, ये डिपेंड करेगा, यानी इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट ऊपर से आएगा या फिर नीचे से आएगा, टोटली डिपेंड करेगा कि भाई इस पॉइंट पे, जैसे ये जो पॉइंट बी लिखा है, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा ना भाई, मान लेते हैं VB है और यहाँ पे पोटेंशियल VD है, तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी हिसाब से भाई आपका करंट फ्लो होगा। यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई जो मेरा पॉइंट बी का वोल्टेज है ये बड़ा है एज कम्पेयर टू पॉइंट डी के वोल्टेज, समझ में आया। तो ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे, तो सीधी सी बात है हायर पोटेंशियल से करंट लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा। अगर वही आप इसको हायर मान लेते हैं, VD को अगर हायर मान लेते हैं भाई, तो सीधी सी बात है I2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, इधर जाएगा IG और बाकी जो करंट बचेगा ये इधर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, इधर कितना करंट जाएगा, I2 माइनस IG। क्लियर हुआ। और अगर आपने इधर से दिखा दिया तो इसको हम लोग यहाँ से मिटाते हैं, इसको भी हम लोग मिटाते हैं। अब यहाँ पे समझिए, बाकी का जो करंट है इधर से आ रहा था I1, तो I1 क्या हो जाएगा भाई, इस पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि भाई एक तो करंट इधर से आ रहा है IG, इधर से करंट कितना आ रहा है भाई I1, तो दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं और दोनों इनकमिंग करंट दोनों जुड़ के फिर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा I1 प्लस IG, समझ में आया। और देखिए इधर से जो करंट आ रही है मेरा I1 प्लस IG इस पॉइंट पे, और इधर से करंट कितना आ रहा है I2 माइनस IG, तो भाई दोनों इस पॉइंट पे क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अगर आप ऐड करते हैं I1 प्लस IG प्लस ये वाला करंट I2 माइनस IG, तो IG से IG कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा, समझे। तो इधर कितना आ जाएगा बताइए। और हम लोग को पता है भाई I1 प्लस I2 क्या है, I के बराबर है, क्योंकि भाई ये जो I आ रहा है इधर से, यही करंट तो इस पॉइंट पे दो पार्ट में टूटा है, I1 और I2 में, समझे। तो I1 प्लस I2 जोड़ेंगे तो I के बराबर हो जाएगा, तो इधर मेरे को कितना मिल जाएगा करंट, I एम्पियर। तो करंट को कैसे हम लोग लोकेट करते हैं भाई, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। खासकर ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें करंट ऊपर से नीचे जा रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो ये तो हम लोगों ने करंट को लोकेट कर लिया भाई। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज जो है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड, यानी जब ये बैलेंस्ड होगा, यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर जब तक करंट जीरो नहीं होगा तब तक हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे या फिर यूज नहीं कर सकते भाई। तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे बनाएंगे, है ना। तो बैलेंस बनाने के लिए भाई हम लोग क्या करते हैं, या फिर अभी एज्यूम करके चलते हैं भाई मेरा बैलेंस है, ठीक है ना, लास्ट में बताऊंगा कैसे ये बैलेंस्ड होता है। तो अगर ये बैलेंस्ड है भाई, न्यू फिगर पे आते हैं। ये तो हम लोगों ने करंट को लोकेट करना सीखा, फिर से एक फिगर बनाता हूं, या फिर न्यू पेज पे आते हैं भाई, इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, इधर न्यू पेज पे आते हैं और 2x स्पीड में आप कर लीजिएगा भाई, ओके ना, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को ये सब पता होता है भाई। R1, R2, R3, R4 ये हम लोग का सप्लाई था,
प्लस माइनस V वोल्ट, और हम लोग का भाई यहाँ पे RG है, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैलेंस्ड एज्यूम करके चल रहा है, बैलेंस्ड है हम लोग का, तो इसमें जो करंट आएगा 0 एम्पियर, IG जो होगा 0 होगा, और यहाँ पे हम लोग नेमिंग किया हुआ था A, B, C और D। तो हम लोग यहाँ पे देखें भाई, तो एक तो मेरा ये लूप बन रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पे देखा करंट भाई ऐसे हम लोग थोड़ा ना, इधर से गया मेरा I1, इधर से गया I2, समझ में आया, और एक लूप मेरा ये बन रहा है, ये वाला लूप बन रहा है, और अगर आप ध्यान से देखें तो एक और लूप बनेगा ये वाला, इस तरीके से समझिए, इस तरीके से ये भी तो एक लूप बन रहा है कंप्लीट, समझ में आ रहा है। तो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले लूप में चल रहे हैं, लूप A B D A। तो अगर भाई हम लोग इसमें KVL लगाएं, तो KVL हम लोग क्या लगाएंगे, यहां से चलते हैं, और क्योंकि भाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होने से क्या होता है, वोल्टेज को खाता है भाई, ठीक है, तो हमेशा माइनस साइन लगेगा, माइनस I1 इंटू R1, और इसमें तो भाई कोई करंट नहीं है ना, हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है भाई करंट 0 है, या फिर ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं भाई, ठीक है। इसमें करंट को भाई हम लोग पूरा लोकेट ही कर लेते हैं, एक बार डायग्राम में बनाता हूं फिर से। देखिए भाई, ये जो मैथमेटिकल एनालिसिस है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सही तरीके से करते हैं। थोड़ा सा डायग्राम मेरे को फिर से समझाना पड़ेगा भाई, फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ओके ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई कि चीज़ें जो है ना आपके दिमाग में थोड़ा लंबे टाइम तक रहे। ये हम लोग का R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, बीच में हम लोग का गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अभी बैलेंसिंग कंडीशन लेके चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें। हम लोगों ने क्या देखा भाई, इधर से मेरा करंट आ रहा था I, ये पॉइंट भी दिखा देते हैं, A है, B है, C है, D है, इधर से करंट आ रहा है भाई I1, ये I1 इस पॉइंट पे आती है, और क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो B पॉइंट का वोल्टेज को हम लोग हायर मान रहे हैं एज कम्पेयर टू यहाँ का जो वोल्टेज है उसके मुकाबले, तो सीधी सी बात है, हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये मान लेते IG है, ये मेरा भाई मान लेते हैं, क्योंकि इधर IG आगे इधर I1 आती है, इधर क्या था I1 माइनस IG करंट आ जाएगा, सही बात है। इधर से देखते हैं भाई, इधर जो करंट आएगा I2 है, ऊपर से आ रहा है IG और इधर से आ रहा है I2, दोनों मिल जाएंगे, तो इधर कितना करंट बहेगा भाई, ये हो जाएगा मेरा IG प्लस I2, सही बात है। इधर से IG प्लस I2 करंट आ रहा है, इधर से मेरा I1 माइनस IG आ रहा है, तो IG कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा यहाँ पे, इधर आ जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ I1 प्लस I2 जो कि I के बराबर होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे भाई, अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में मेश एनालिसिस पढ़ा होगा, है ना, तो मेश अगर आप देखें भाई, मेश का मतलब क्या होता है, वैसा लूप जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, तो इसमें आप देखिए, एक तो ये लूप बन रहा है भाई, क्योंकि इसको आप फिर तोड़ नहीं सकते हैं, एक तो ये लूप बन रहा है और एक ये वाला लूप बन रहा है, इस तरीके का ये पूरा का पूरा लूप बन रहा है ना। तो अगर आप देखें यहाँ पे 3 मेश बन रहे हैं भाई, और अगर आप इसमें करंट का डायरेक्शन देखते हैं, जैसे देखिए ये फर्स्ट मेश है, मान लेते हैं इसमें करंट मेरा I1 फ्लो हो रहा है, या फिर कहिए कलर चेंज करते हैं, मान लेते हैं इसमें IA करंट बह रहा है भाई, इसमें मान लेते हैं मेरा IB करंट बह रहा है, और इसमें मान लेते हैं मेरा IC करंट बह रहा है, क्योंकि ये अपने आप में लूप है ना, समझ में आया। तो अगर हम लोग यहाँ पे लूप सबसे पहले A B D A में जा रहे हैं, A B D A में जा रहे हैं भाई, ठीक है, इसमें हम लोग KVL लगा रहे हैं,
तो केवीएल अगर आप लगाते हैं, बाकी जो करंट हम लोगों ने लिखा है ना, ये सब भूल जाइए अभी के लिए, ये सब करंट आप मिटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेश का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं भाई, ये सब भूल जाइए अभी के लिए। ओके, ये IG फाइजी सब भूल जाइए अभी। तो अगर हम लोग भाई इस लूप को देखें, लूप को मैं बाहर निकाल देता हूं ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। ABD, इसमें मेरा करंट बह रहा है IA। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है भाई, ये जो RG है यानी जो गैल्वेनोमीटर ही क्या है, ये कॉमन है। अगर आप देखेंगे ये मेस A में भी आ रहा है और मेस B में भी आ रहा है, सही बात है। मेस A में यानी इस लूप फर्स्ट लूप में देखेंगे भाई, तो इसमें जो करंट है ऊपर से IA आ रहा है, सही बात है। लेकिन अगर आप इस लूप में देखेंगे तो इसमें जो करंट आ रहा है इसमें RG में, ये क्या आ रहा है, ऊपर से, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, सही बात है। और इसका वैल्यू कितना IB है भाई, क्लियर हुआ। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। और देखिए ये जो यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें देखिए अगर आप ये वाले करंट को देखते हैं तो इसमें जो करंट है ये ऐसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन भाई अगर आप ये वाले लूप में देखते हैं, ये जो मेस 3 हम लोगों ने लिया, इसमें कितना करंट बह रहा है, IC बह रहा है ना। तो IC कैसे बह रहा है, आप देखिए इसका डायरेक्शन हम लोगों ने इस तरीके से लिया, यानी इसमें जो ऊपर से करंट आ रहा है क्या IC है, लेकिन इधर से जो करंट जा रहा है मेरा IA है, क्लियर हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं भाई, केवल इक्वेशन। तो भाई क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, R1 हो गया, RG हो गया, और ये मेरा R4 है। तो भाई क्योंकि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज हमेशा खाता है भाई, यानी यहाँ पे हम लोग को हमेशा ड्रॉप दिखाई नहीं, नेगेटिव साइन लगा के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही करंट फ्लो होगा जो कि IA मान रखा हम लोगों ने, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस है भाई, रेजिस्टेंस वोल्टेज को एक तरीके खा जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा IA इंटू R1। फिर आते हैं इसमें, ये भी रेजिस्टेंस है तो ये भी बैटरी खाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसमें आप देखिए ऊपर से जो करंट आ रहा है IA है, ओके, लेकिन बगल वाले लूप से जो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो IA माइनस IB, और ये हो जाएगा आपका RG माइनस, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे आप देखिए इधर से जो करंट जा रही है IA है, लेकिन भाई इधर से जो करंट आ रहा है इस मेस 3 के कारण, इसमें जो करंट है कितना IC है, यानी क्या हो जाएगा IA, क्योंकि IA को हम लोग हमेशा हाइयर मान के चलते हैं, माइनस IC, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो इंटू R4 मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट केवीएल इक्वेशन बना है, ओके, फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे भी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि भाई अभी मेरा ये बैलेंस कंडीशन नहीं अचीव हुआ है, अभी बैलेंस करेंगे इसको, पहले केवीएल लिख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग लूप, ये आपका B, ये वाले लूप में चलेंगे भाई हम लोग, BCD B में। तो इसमें अब हम लोग केवीएल लगाते हैं और इसको हम लोग थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। ये हम लोग का R2 है, ये RG हो गया, और इधर भाई हम लोग का हो गया R3, और इसमें जो करंट बह रहा है ये है मेरा IB। तो इसमें अब देखिए इसमें तो एक ही करंट बह रहा है भाई, है ना, IB। तो क्या हो जाएगा माइनस IB इंटू R2 माइनस, इसमें आते हैं तो इसमें आपका करंट इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका IB। लेकिन आप देख रहे हैं भाई इधर से जो करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है ना, ये कितना IC है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा IB माइनस IC, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो इंटू R3 माइनस, इस वाले में आते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं इधर से करंट जा रहा है IB, लेकिन भाई ऊपर से करंट क्या आ रहा था, IA आ रहा था। तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा आपका IB माइनस IC इंटू IB माइनस IA। भाई ऊपर से जो करंट आ रहा है IA है ना, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, मान लेते हैं हम लोगों ने बैलेंस कंडीशन अचीव किया, ऐसा एज्यूम करके चल रहा है, ठीक है। बैलेंस्ड कंडीशन अचीव्ड। अभी कैसे अचीव्ड किया जाता है आपको समझ में आएगा। तो भाई अगर बैलेंस कंडीशन अचीव हो गया, आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को देखिए आप, तो गैल्वेनोमीटर को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि भाई ये मेरा गैल्वेनोमीटर लगा था, तो इसमें आप देखिए ऊपर से जो करंट आ रहा था IA था, और नीचे से जो करंट जा रहा है भाई ये मेरा IB है। अब सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें कब मतलब बैलेंस कंडीशन कब कहलाएगा भाई, क्योंकि एक तो करंट ऊपर से जा रहा है,
है ना, और एक करंट आपका नीचे से आ रहा है। तो अगर ये दोनों करंट का वैल्यू बराबर हो जाए तो भाई ये मान लेते हैं 10 एम्पियर है ना, ऊपर से आ रहा है तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलते हैं, और इसका वैल्यू अगर 10 एम्पियर हो जाए क्योंकि भाई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम लोग नेगेटिव मान के चलेंगे। तो ये पॉजिटिव 10 एम्पियर और ये आपका नेगेटिव 10 एम्पियर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझे। यानी इसमें फिर करंट मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो गया ना, IA इक्वल टू IB हो गया, और तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसमें नेट करंट क्या होगा, जीरो होगा। और नेट करंट जीरो इसका मतलब क्या हो भाई कि इसमें कोई भी करंट, गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रिज मेरा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में, यानी जैसे हम लोग को बैलेंस कंडीशन अचीव होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो IA है और ये जो IB है ये आपस में बराबर हो गए। IA मस्ट बी इक्वल टू IB, और इसका हम लोग एक सेपरेट नाम दे दे रहे हैं, मान लेते हैं I। क्लियर हुआ। तो हम लोग के पास जो दो इक्वेशन बना भाई, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो जहां जहां हम लोग का IA और IB है उसको हम लोग क्या करते हैं, I से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखें, थोड़ा जूम करते हैं, मे भी आपको दिखे ना, तो भाई ये देखिए ये IA है, एक IA ये है, एक ये है, एक ये है ना। तो अब देखिए IA की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, -I इंटू R1 माइनस, अंदर में क्या हो जाएगा, IA की जगह अगेन हम लोग को I लिखना है, और -B की जगह अगेन I लिखना है, RG वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस IA की जगह हम लोग I माइनस IC इंटू R4 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखिए भाई, माइनस ब्रैकेट अगर आप तोड़ेंगे ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। इसको आप एक बार तोड़ लीजिए ना, इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, -I इंटू RG और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा I इंटू RG, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। क्लियर हुआ। तो यहाँ से ये टर्म खत्म हो जाएगा भाई, इसको हम हटा देते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना। इसको हम लोग थोड़ा सा नज़दीक ले आते हैं, ये हो गया हमारा मॉडिफाई, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल रहे हैं। उसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है भाई, इसमें देखिए IB है, यहाँ पे हम लोग उसको I से रिप्लेस कर देते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ से थोड़ा हटाते हैं, इधर लिखते हैं, बैलेंस कंडीशन अचीव हो गया। तो यहाँ पे IB की जगह हम लोग -I इंटू R2 माइनस I माइनस IC इंटू R3, ये -I माइनस I इंटू RG मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगेन ये देखिए कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि इसको ओपन करें तो -I इंटू RG और माइनस माइनस प्लस I इंटू RG, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, समझ गए। तो ये हम लोग का यहाँ से ख़त्म हो जाएगा भाई। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं, इक्वल टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब क्या भाई, अब देखिए ना, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को मैं उठा रहा हूँ भाई, ठीक है। यहाँ से इस इक्वेशन को उठा रहा हूँ और यहाँ से मेरे को -I का वैल्यू चाहिए। तो -I यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, -I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को उधर भेजते भाई। तो ये यहाँ पे माइनस है, उधर जाए तो प्लस हो जाएगा। तो I माइनस IC इंटू R4, ठीक है। और यहाँ पे जो R1 मल्टीप्लाई था क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया हम लोगों ने। उसी तरीके से अगर आप ये सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है भाई मेरा, इसमें हम लोग अगेन -I का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो -I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला इधर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, I माइनस IC इंटू R3, और ये जो R यहाँ पे मल्टीप्लाई था R2 इधर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब देखिए दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, ये भी -I है और ये भी -I है। इसका मतलब क्या, दोनों करंट आपस में बराबर होंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं -I इक्वल टू -I, सही बात है। तो एक तो -I का ये वैल्यू है, तो मैं लिख देता हूँ भाई I माइनस IC इंटू R4 डिवाइडेड बाय R1 मस्ट बी इक्वल टू I माइनस IC इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2। तो भाई ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, R2 को इधर भेज देते हैं, तो R2 डिवाइडेड बाय R1, R2 इधर आ जाएगा, R1 को इधर रहने दे रहा है, इक्वल टू ये R3 को इधर रहने दे रहा है और R4 को इधर लेके आ रहा है भाई। ओके, और इसको अगर मैं थोड़ा सा फ्लिप कर दूं, फ्लिप करना होता है ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, R1 अपॉन R2 मस्ट बी इक्वल टू R4 अपॉन R3। इसका मतलब क्या हो भाई, अगर आप डायग्राम देखें तो ये जो R1 है, ये R1 है, इधर R2 है मेरा, ठीक है। तो सामने सामने का आप देख रहे हैं, ये सामने सामने का, एक दूसरे के सामने सामने का रेशियो R1 अपॉन R2, और इधर क्या है R4 अपॉन R3, है ना। तो अगर कोई भी, अगर आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है और R1, R2, R3 और R4, अगर इनका रेशियो भाई R1 अपॉन R2 मस्ट बी इक्वल टू R4 अपॉन R3 हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई मेरा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ ही किया ना, यहाँ पे बैलेंस कंडीशन अचीव करके हम लोगों ने प्रूफ किया ना भाई, ये चीज समझ में आया। तो ये तभी आएगा जब हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो, बैलेंस्ड हो। क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है भाई। अब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं और हम लोग देखते हैं भाई कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करते हैं। समझ में आया। तो अब देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 3 4, तो 4 में से एक तो भाई अननोन होगा, क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग को मेजर करना है। अब इसमें से कोई भी अननोन मान लीजिए, मान लेते हैं इसी को मैं अननोन मान ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा अननोन रेजिस्टेंस है भाई, इसका वैल्यू मेरे को नहीं पता है। और बाकी के जो 3 रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं भाई, ठीक है। यानी और यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए कैसे बैलेंस किया जाता है इसको। हम लोग क्या करते हैं भाई, R1, R2, R4 का हम लोग इस तरीके से रेजिस्टेंस का वैल्यू एडजस्ट करेंगे, या फिर कहिए तब तक एडजस्ट करते रहेंगे जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट का डिफ्लेक्शन है वो 0 ना हो जाए। समझ में आ रहा है बात को। ये जब तक हम लोग जब तक इसको एडजस्ट करेंगे तब तक कि इसमें IG मेरा 0 ना हो जाए। एक बार 0 हो गया इसका मतलब क्या भाई, हम लोग का बैलेंस कंडीशन आ गया। अब बैलेंस कंडीशन आ गया इसका मतलब क्या, हम लोग ये सीधे सीधे इक्वेशन लिख सकते हैं। ये सामने सामने का रेजिस्टेंस का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सामने सामने का रेजिस्टेंस का रेशियो, R1 अपॉन R2 मस्ट बी इक्वल टू R4 अपॉन R3। क्लियर हुआ। और इसमें देखिए भाई एक चीज और मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे नेमिंग में देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने R1 लिया, R2 लिया, यहाँ पे R3 लिया, यहाँ पे R4 लिया। अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए R1 अपॉन R2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अभी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, ठीक है। नेमिंग से छोड़ दिए, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। क्योंकि किसी किसी बुक में क्या होगा ना, ये लिखा R1 अपॉन R2 इक्वल टू आपका R3 अपॉन R4 होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होता है ना, ये R3 को यहाँ पे R4 मानता है लोग, ठीक है, और यहाँ पे R3 मानता है, ठीक है। तो आप बस कॉन्सेप्ट पकड़िए भाई, ठीक है ना, कभी भी गलत नहीं होगा। तो बस आपको दिमाग में रखना है, सामने सामने रेजिस्टेंस का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा बैलेंस्ड है। अब देखिए हम लोग के पास, क्योंकि हम लोगों ने इन तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू एडजस्ट किया भाई, तो इन तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को पता होगा पहले से, ठीक है। यानी हम लोग को R1 पता होगा, R2 भी पता होगा और R4 भी पता होगा। ये हम लोग का अननोन है, तो ये नहीं निकल जाएगा। बोलिए, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, R3 इक्वल टू हो जाएगा आपका R4 इंटू R2 मस्ट बी डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से भाई हम लोग मेजर करते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर भाई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑलरेडी बता दिया भाई, ये डिजाइन को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। और अभी हम लोग देखा कि भाई बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, ये जो बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो पहले देखते हैं बैलेंस कंडीशन क्या था, सामने सामने वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे 15 है ना, 5 अपॉन 15 मस्ट बी इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस यानी 10 अपॉन कितना आपका 30। तो सॉल्व करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 1/3 और ये कितना आ जाएगा 1/3। और देख रहे हैं दोनों का भाई रेशियो बराबर है ना,
1/3 इधर भी, 1/3 इधर भी, इसका मतलब क्या है, बैलेंस है। बैलेंस इसका मतलब क्या, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया, इसका मतलब क्या भाई, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, है ना। तो भाई 5 + 15 कितना हो जाएगा, 20 ओम हो गया ऊपर का, और ये कितना हो जाएगा आपका 40 ओम, ठीक है। तो दोनों पैरेलल में, तो क्या 20 × 40 बटा 20 + 40 यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 80/6, 80/6, ठीक है, यानी 40/3, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना भाई, क्वेश्चन में जान नहीं रहता, मेन आपका कॉन्सेप्ट है, ओके ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे भाई, सॉरी 13 पे। तो इसके लिए हम लोग को अगेन करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ना होगा। और क्योंकि भाई ये एक सीरीज सर्किट है, देख रहे हैं लिखा है ना, 10 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर सीरीज में लगा हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। 2 कैपेसिटर है भाई, और इस कैपेसिटर के चलते जो इनका कैपेसिटेंस आ रहा है 10 माइक्रोफैराड, और ये है आपका 20 माइक्रोफैराड, ये दिया हुआ है, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, और एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है भाई, ठीक है। एसी सोर्स से कनेक्टेड है, कितना आपका 150 वोल्ट, क्लियर हुआ। तो आपको बताना भाई वोल्टेज ड्रॉप यानी इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। मान लेते हैं इसके बाद वोल्टेज V1 है, V2, क्योंकि सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है भाई, ओके, प्लस माइनस, इसको है प्लस माइनस, ठीक है। तो ये V2 बताना है आपको, ओके ना। तो हम लोग इसको 2 तरीके समझेंगे, एक तो कॉन्सेप्चुअल होता है भाई, और एक हो गया आपका वोल्टेज डिवीजन रूल या फिर करंट डिवीजन रूल, ठीक है। तो एग्जाम में तो हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे एक तरीके से, करंट डिवीजन रूल पैरेलल में यूज होता है, ठीक है। सीरीज सर्किट है तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल यूज करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल सीखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे और प्रैक्टिकल कैसे हम लोग सोच के सॉल्व करेंगे वही बता दूंगा मैं आपको। देखिए हम लोग भाई वोल्टेज डिवीजन रूल की बात कर रहे हैं। 3 तरीके का नेटवर्क बनता है, एक हो गया आपका रेजिस्टिव नेटवर्क बोलिए, फिर सर्किट बोलिए, एक होता है भाई आपका इंडक्टिव सर्किट, और एक होता है आपका कैपेसिटिव सर्किट। और क्योंकि वोल्टेज डिवीजन रूल की बात हो रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज सर्किट में के लिए हम लोग बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है। और सीरीज सर्किट में हम लोग को एक चीज पता है कि भाई करंट मेरा सेम होता है, करंट रिमेन्स सेम। तो सबसे पहले रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं भाई। मान लेते हैं हम लोग का 2 या 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं भाई हम लोग का कोई V वोल्ट का बैटरी लगा प्लस माइनस। यहाँ पे वोल्टेज मान लेते V1 है, V2 है, V3 है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब आप देखिए हम लोग को पता है कि भाई इसमें करंट की बात करें, टोटल करंट क्या होगा, I = V/R इक्विवेलेंट। V क्या है, टोटल वोल्टेज हमारा, ठीक है। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलिएगा करंट क्यों निकाला, क्योंकि भाई मेरे को एक सिंगल वोल्टेज चाहिए। जैसे मान लो बच्चे की तरह सोचिए, आप बच्चे की तरह सोचिए भाई मेरे को V1 चाहिए, तो V1 हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए। इसके क्रॉस का अगर मुझे करंट पता चल जाए और इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस पता चल जाए तो मेरे को V1 नहीं मिल जाएगा। V1 = क्या लिखेंगे, I1, करंट तो सेम रहेगा ना, I × R1। उसी तरीके से V2 निकाला तो क्या हो जाएगा, करंट सेम है हर जगह, I × R2। उसी तरीके से V3 की बात करें क्या हो जाएगा, I × R3। तो भाई मेरे को I का वैल्यू पता है ऊपर में ऑलरेडी, यहाँ पे पुट कर देता है। I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V/R1 + R2 + R3 × R1, क्लियर हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे अगेन I का वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर से उठा के क्या हो जाएगा, V/R1 + R2 + R3, और ये हो जाएगा × R2। और अगेन यहाँ पे I का वैल्यू पुट करते हैं, V/R1 + R2 + R3, और ये हो जाएगा आपका × R3। तो आप देख रहे हैं ओवरऑल अगर आप देखें पूरा निचोड़ निकाले तो हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है भाई। हम लोग को पता है V1 चाहिए, तो V1 के लिए हम क्या करेंगे, इसी के पास वाला रेजिस्टेंस R1 × टोटल वोल्टेज, क्योंकि आप देख रहे हैं भाई ये टोटल वोल्टेज यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, क्लियर हुआ। ये चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। तो हम लोग रेजिस्टिव सर्किट का पता है, वही चीज़ यहाँ पे भी है, जिसके क्रॉस निकालना है उसका रेजिस्टेंस × टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, क्लियर हुआ।
जिसके क्रॉस निकालना उसका रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो हो गया रेजिस्टिव सर्किट के लिए भाई। इंडक्टिव सर्किट मानते हैं, तो इंडक्टिव सर्किट मान लेते हैं इस तरीके का है, मान लेते हैं L1 है, L2 है, और यहाँ पे एक चीज़ समझिए भाई, AC सोर्स दिखा है फिर DC हो, क्योंकि रेजिस्टिव में भाई AC और DC कोई दोनों में सेम काम करता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने के लिए यहाँ पे समझिए भाई, इसके क्रॉस वोल्टेज बताना, इसके क्रॉस वोल्टेज बताना, तो AC लेके चले या फिर DC, बस अब सीखे कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे मैं प्लस माइनस करके दिखा देता हूँ, ओके ना, प्लस माइनस मान लेते हैं V वोल्ट अप्लाई किया, मान लेते यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ से हम लोग करंट फ्लो होगा I। तो क्योंकि भाई हम लोग इंडक्टिव सर्किट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इंडक्टिव में क्या होता है, हम लोग अगर V की बात करें, V इक्वल टू क्या होता है, L di बाई dt, समझ में आया। और क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे टोटल वोल्टेज की बात करें, जो भी V हम लोग क्या है, सप्लाई वोल्टेज यानी टोटल वोल्टेज भाई, क्लियर हुआ ना। तो हम लोग टोटल वोल्टेज की बात करें, क्या हो जाए L मतलब क्या, टोटल इंडक्टेंस, यानी यहाँ पे हम लोग L इक्वल लिखेंगे इंटू di अपॉन dt। करंट तो भाई सीरीज है तो सेम रहेगा हर जगह, क्लियर हुआ। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज समझे भाई, अगर मैं di बाई dt का वैल्यू और L इक्विवेलेंट की बात करें, तो L इक्विवेलेंट कितना हो जाए बताइए, L इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में इंडक्टर क्या होता है, जुड़ जाता है, L1 प्लस L2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे कि भाई V इक्वल टू L1 प्लस L2 और di अपॉन dt, वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये मेरा मेन इक्वेशन है। अब हम लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं V1 चाहिए भाई, V1, तो V1 इक्वल टू अगेन, क्योंकि भाई इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं आप, तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है ये वाला फार्मूला लगेगा हमेशा, V इक्वल टू L di बाई dt, ये मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है भाई। तो हम लोग V1 चाहिए, तो V1 के लिए क्या लिखेंगे, इसके क्रॉस यानी L1 इंटू di अपॉन dt। अब मेरे को भाई यहाँ पे di अपॉन dt का वैल्यू चाहिए पुट करना, तो di बाई dt का वैल्यू मैं क्या करता हूँ, मेन इक्वेशन से निकाल लेता हूँ, देख रहे हैं ना, di अपॉन dt। तो di अपॉन dt क्या हो जाए बताइए, ये हो जाएगा मेरा di अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इधर आ जाएगा डिवाइड में V टोटल वोल्टेज अपॉन L1 प्लस L2 हो जाएगा, क्लियर हुआ ना। तो भाई हम लोगों ने देखा कि भाई V1 चाहिए मेरे को, इसके क्रॉस का वोल्टेज चाहिए, तो क्या है L1 इंटू di अपॉन dt। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू L1 को ऐसे रहने देते हैं, di अपॉन dt की जगह हम लोग ये वैल्यू डाल सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका V इंटू L1 प्लस L2, कोई दिक्कत नहीं, इसी को रीअरेंज कर लीजिए आप, ये हो जाएगा L1 इंटू V अपॉन L1 प्लस L2। उसी तरीके से अगर आप V2 चाहते हैं भाई, V2 चाहते हैं, तो V2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 इंटू di अपॉन dt, क्योंकि करंट तो सीरीज में सेम होता है। अब मेरे को यहाँ पे di अपॉन dt का वैल्यू पुट करना, जो कि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पता है, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 इंटू इसका वैल्यू डाल देते हैं V अपॉन L1 प्लस L2, क्लियर हुआ। और इसी को आप अरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू हो जाएगा L2 इंटू V अपॉन L1 प्लस L2, यानी जिसके क्रॉस निकालना है वोल्टेज उसका इंडक्टेंस, देख रहे हैं, L2 इंटू टोटल वोल्टेज अपॉन L1 प्लस L2। तो जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया था वही आपका इंडक्टर में भी तो आ रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, जिसके क्रॉस निकालना है वो वाला रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग को R3 के क्रॉस चाहिए, तो R3 वाला रेजिस्टेंस लिख दिया हम लोगों ने इनटू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, जिसके क्रॉस निकालना है वोल्टेज, L2 के क्रॉस निकालना है, तो L2 इनटू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल सम ऑफ इंडक्टेंस L1 प्लस L2। इसमें मान लेते हैं एक और इंडक्टेंस होता तो भाई यहाँ पे उस तरीके से कर लेते आप, समझ में आया। जैसे 3 इंडक्टेंस होते हैं फिर 4 इंडक्टेंस होते हैं भाई, तो उसके लिए आपको दिमाग लगाना है यार, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं 4 लगा होता है, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, इस तरीके से होता है भाई, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, ये भी बता दे रहा हूँ, प्लस माइनस ये हो जाएगा हम लोग का I। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, यानी टोटल वोल्टेज की बात करें क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट di अपॉन dt। तो भाई L इक्विवेलेंट की जगह क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब जरूर नहीं 4 हो, N भी हो सकते हैं, Ln, है ना। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। तो L4 यहाँ पे हो जाएगा di अपॉन dt। तो यहाँ से हम लोग di अपॉन dt का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा आपका, ये सारे इधर डिवाइड में हो जाएंगे, यानी V अपॉन L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ये क्या हो जाएगा
di/dt, समझे। अब हम लोग इसके क्रॉस मान लेते हैं, निकालना है L4 के क्रॉस वोल्टेज, तो L4 के क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं V4 है, तो V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा L di/dt, समझे। तो इंडक्टेंस तो L4 ही रहेगा, अब di/dt का वैल्यू यहाँ से उठा कर डाल दीजिए, टोटल वोल्टेज अपॉन L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, क्लियर हुआ। तो ये इंडक्टिव सर्किट में हम लोग कैसे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं भाई हम लोग कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो कैपेसिटिव सर्किट में ठीक है, मान लेते हैं C1 है, C2 है, ओके। अभी दो कैपेसिटर लेके चलते हैं, फिर 3 4 लगे होंगे, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। प्लस माइनस भी, यहाँ पे मान लेते हैं भाई मेरा V1 है, यहाँ पे मान लेते हैं V2 है। तो हम लोग को एक चीज़ पता है भाई, क्योंकि सीरीज सर्किट है और ये कैपेसिटर है, तो भाई इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग सप्लाई देंगे तो भाई चार्ज फ्लो होता है ना, समझ गए। और सीरीज है तो भाई करंट सेम है, इसका मतलब क्या, चार्ज भी सेम होगा, क्योंकि हम लोग को पता है भाई फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट ना, समझे। तो अगर इसमें I एम्पीयर फ्लो हो रहा है और करंट क्योंकि सीरीज है तो सेम होगा, इसका मतलब क्या, हर जगह चार्ज भी सेम होगा, क्योंकि हम लोग को एक ही फॉर्मूला पता ना, Q इक्वल टू क्या होता है CV भाई, इस टर्म में लिखना है। तो करंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से चार्ज से रिप्लेस कर रहे हैं, तो सीरीज में करंट सेम है, मतलब क्या, चार्ज सेम रहेगा हर जगह, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे C इक्विवेलेंट की बात करें, टोटल C की बात करें भाई, दोनों सीरीज में इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ना, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो दो कैपेसिटर लेके चलते क्या हो जाएगा आपका, ये सीधे सीधे एलसीएम लेकर के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, C इक्विवेलेंट जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आपका C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये मेरा C इक्विवेलेंट हुआ भाई, क्लियर हुआ। और ऊपर वाले फार्मूले से यहाँ पे मैं वोल्टेज क्या निकाल सकता हूँ ना, वोल्टेज V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट, क्योंकि हम लोग टोटल वोल्टेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल वोल्टेज मेरा V है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ Q अपॉन C इक्विवेलेंट की जगह वैल्यू डाल देते हैं, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा Q इंटू C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा आपका C1 इंटू C2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग को भाई यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, V1 चाहिए और V2 चाहिए। तो V1 की अगर बात करें, कलर थोड़ा और डार्क यूज करता है, V1 की अगर बात करें भाई, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जैसे V इक्वल टू L di/dt लगाया था ना फार्मूला, तो उसी तरीके से भाई कैपेसिटर के लिए भी हम लोग क्या होगा, वोल्टेज के लिए फार्मूला होता है, वोल्टेज के लिए हो गया, फिर करंट के लिए हो गया, ओके। तो अभी सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग देखिए, इसको जो है ना थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, बिना फार्मूले के भी हम लोग कर सकते हैं भाई। इसको एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे मिटाते हैं, हम लोग इसी में थोड़ा सा कर रहे हैं भाई। ये जो C इक्विवेलेंट है ना यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से मिटा करके नीचे लिखता हूँ थोड़ा, Q इक्वल टू हम लोग C इक्विवेलेंट इनटू टोटल वोल्टेज लिख सकते हैं, और ये Q क्या है, ये Q हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं भाई, जो कि हम लोग का इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज है तो चार्ज हर जगह सेम रहेगा, क्लियर हुआ। तो अभी भाई हम लोग C इक्विवेलेंट का वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, तो Q इक्वल टू हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 हो जाएगा, इनटू टोटल वोल्टेज V। अब देखिए मेरे को V1 चाहिए भाई, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला फार्मूला से आप करिए, Q इक्वल टू CV है, तो भाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C, समझे। तो क्योंकि मेरे को V1 चाहिए तो क्या हो जाएगा, चार्ज तो हर जगह सेम रहेगा, लेकिन भाई इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, C1 से डिवाइड करना पड़ेगा। V1 चाहिए ना, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो, और हम लोग को चार्ज का वैल्यू पता है, Q का वैल्यू भी जस्ट ऊपर में प्रूफ किया हम लोगों ने, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई Q का वैल्यू मैं डाल देता हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है Q का वैल्यू, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V, ये तो मेरा Q का वैल्यू था, इंटू ये देख रहे हैं 1/C नीचे में, क्लियर हुआ। तो 1/C और ये C1 मतलब C1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, V1 इक्वल टू ये हो जाएगा V इंटू यानी टोटल वोल्टेज इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। उसी तरीके से अगर आप V1 की बात करते हैं भाई, सॉरी V2 की बात करते हैं, इस वाले वोल्टेज की बात करते हैं, तो
तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, टोटल चार्ज, क्योंकि सब जगह तो चार्ज सेम है, डिवाइडेड बाय आपका जो कैपेसिटेंस है C2। तो चार्ज का वैल्यू हम लोग को ये पता है, ये Q का वैल्यू हम लोग को पता है भाई, ये वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल वोल्टेज, और यहाँ पे क्या था 1/C2 था, तो C2 से C2 कैंसिल आउट हो जाए, क्या हो जाएगा टोटल वोल्टेज इंटू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये मेरा क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटिव सर्किट के केस में क्या होता है भाई, जैसे हम लोग को इस C1 के क्रॉस का वोल्टेज चाहिए था, तो अब देखिए C1 के क्रॉस का वोल्टेज क्या हमारा V1 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं इसके बगल वाला कैपेसिटेंस लेके चलते हैं, यानी टोटल वोल्टेज तो होगा ही होगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ, यानी टोटल कैपेसिटेंस भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटेंस लेके चलेंगे भाई ये वाला न लेकर के बगल वाला लेकर के चलते हैं हम लोग, ठीक है। वही चीज यहाँ पे देखिए, अगर मुझे V2 चाहिए भाई, तो V2 क्या है कि भाई टोटल वोल्टेज इनटू यहाँ का कैपेसिटेंस नहीं, इसके बगल वाला कैपेसिटेंस लेके चलते हैं डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटिव सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है भाई, फ्लिप हो जाता है, यहाँ का निकालना है तो ये वाला कैपेसिटेंस लेंगे इनटू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। उसी तरीके से हम मान लेते हैं भाई, यहाँ पे तो 2 कैपेसिटेंस लेके हम लोगों ने समझा ना, अब मान लेते हैं 3 कैपेसिटेंस दिए होते, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप क्या कीजिए, C1 है, C2 है, C3 है, मान लेते हैं आपसे यहाँ का वोल्टेज पूछता V3 बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन भाई आपको घबराना नहीं है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इजीली आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिए 2 सर्किट में, यानी इनका आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए भाई, तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। समझ में आ रहा है बात को, इसको डैश कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का सम लिया गया है। तो ये नेटवर्क हम लोग ऐसा बन जाएगा, ये मेरा C इक्विवेलेंट डैश हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा C3 है, यहाँ का वोल्टेज मेरे को चाहिए V3, यहाँ से मैंने वोल्टेज दिया था भाई टोटल वोल्टेज V, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मेरे को भाई यहाँ पे ये वाला वोल्टेज चाहिए V3 तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसके बगल वाला कैपेसिटेंस, ठीक है, इनटू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस। क्लियर हुआ ना, तो ये हो गया हम लोग का V3 भाई। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा कर सॉल्व करना है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्लियर हो गया होगा। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका फिर करंट डिवीजन रूल पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन करते चलते हैं। तो हम लोग का यही था भाई कि हम लोग का 2 कैपेसिटर दिए हुआ, इनका कैपेसिटेंस दिया हुआ 10 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड सीरीज में लगे हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग 150 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है। आपको बताना वोल्टेज अक्रॉस 20 माइक्रोफैराड, तो यहाँ का यानी V2 बताना भाई मेरे को। तो V2 क्या हो जाएगा, बगल वाला कैपेसिटेंस यानी 10 माइक्रोफैराड इनटू टोटल वोल्टेज जो कि मेरा 150 है डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस यानी 10 माइक्रोफैराड प्लस 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब यहाँ पे कर लीजिए सॉल्व। माइक्रो का क्या हो जाएगा 10⁻⁶ इंटू 150 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 30 माइक्रोफैराड यानी 10⁻⁻⁶, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप काट देते हैं 3 से, और ये कितना हो जाएगा 3 5 या 15 यानी 50 वोल्ट आ जाएगा। तो ये तो भाई हम लोगों ने वोल्टेज डिवीजन रूल से सॉल्व कर लिया। अब इसको हम लोग भाई अगर कॉन्सेप्चुअली समझें तो कॉन्सेप्चुअली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ ना एसी वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, 50 वोल्ट है ना, साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स। तो सीधी सी बात है भाई, इस कैपेसिटेंस से चलते क्या होगा, कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा। अब देखिए सेकंड मेथड समझा रहा हूँ मैं कैसे ही बनेगा। ये है मेरा 10 माइक्रोफैराड और ये है भाई मेरा 20 माइक्रोफैराड। हम लोग को पता है भाई यहाँ पे वोल्टेज V1 होगा, यहाँ पे वोल्टेज V2 होगा। अगर हम लोग इस V1 की बात करें तो V1 इक्वल टू क्या हो जाए भाई बताइए, जो भी करंट सीरीज है, करंट तो मेरा सेम होगा, करंट इनटू जो भी यहाँ का रिएक्टेंस होगा, है ना भाई। V इक्वल टू I इंटू R होता है ना, समझ गए। तो AC में काम करे तो क्या हो जाए, I इंटू यहाँ का जो रिएक्टेंस होगा वो XC हो जाएगा। XC1 मान लेते हैं, यहाँ का जो रिएक्टेंस आ रहा है इस कैपेसिटिव XC1 है, ये मान लेते हैं XC2 है, XC2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाए V1 इंटू XC1, और यहाँ का अगर वोल्टेज चाहिए V2 तो क्या हो जाएगा I इंटू XC2,
लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है भाई कि अगर आप XC1 निकालते हैं, क्या होता है XC1? 1/2πf इंटू यहाँ पे C1 हो जाएगा। XC2 निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये? 1/2πf C2। अब देखिए हम लोग को पता है कि भाई जो रिएक्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के ऊपर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, या फिर कहिए जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होगा उसका रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो अभी आप कॉमन सेंस लगाइए कि भाई इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है, इसका मतलब क्या? इसका रिएक्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये जो XC2 आएगा इसका वैल्यू कम होगा, XC2 का वैल्यू कम होगा एज कम्पेयर टू XC1 के। इतना कॉमन सेंस काम कर रहा है, ठीक है भाई, क्योंकि कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, तो ये कम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब आगे आते हैं, देखिए दोनों में भाई 2πf सेम है, तो ये दोनों को यानी कांस्टेंट है, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं? k से रिप्लेस कर देते हैं, k, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है ना भाई, समझ में आया? जो भी आपने सोर्स दिया उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, तो हम लोग k से रिप्लेस कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान रहे हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान रहे हैं भाई। ये सब हटा देते हैं यहाँ से, सबका नीड नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ से k का वैल्यू, क्योंकि दोनों इक्वेशन में k और k क्या होंगे आपस में बराबर, हम k इक्वल टू k कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इक्वेशन से k का वैल्यू क्या होगा बताइए? k इक्वल टू हो जाएगा 1/XC1 इंटू C1, समझ में आया? और यहाँ पे भाई k का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1/XC2 इंटू C2। तो दोनों बराबर है, दोनों का वैल्यू लिखते हैं, k बराबर k कर सकते हैं दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 1/XC1 इंटू C1 मस्ट बी इक्वल टू 1/XC2 इंटू C2। ये बस बच्चे की तरह समझाना पड़ता है भाई मेरे को। अगर मैं दोनों इक्वेशन को एक ही साथ डिवाइड कर देता तो बच्चे करते भाई आपने मर्जी से क्यों डिवाइड कर दिया? तो भाई ये आप कर सकते हैं ना कि भाई k बराबर k कर सकते हैं, दोनों में k है ना। तो जो यहाँ से k का वैल्यू होगा वही यहाँ से भी होना चाहिए, दोनों में k बराबर है भाई। तो अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो निकालते हैं इसका। ये वाले टर्म को इधर लेके आते हैं, ये वाले टर्म को इधर लेके आते हैं भाई, ठीक है, या फिर इसी को लेके आता है सिर्फ उसे। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? XC2 डिवाइडेड बाय XC1, ये C1 है ना, उसको उधर भेज रहे भाई, ठीक है, इसको इधर अंदर है, यानी C1 अपॉन C2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखिए C1 का वैल्यू कितना है भाई? C1 का वैल्यू कितना है? 10 माइक्रोफराड। इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ 10 माइक्रोफराड, तो क्या हो जाएगा? XC2 अपॉन XC1 इक्वल टू 10 माइक्रोफराड अपॉन, ये था आपका 20 माइक्रोफराड, C2 जो है 20 माइक्रो, ये से कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना का रेशियो है बताइए? 1/2 का, यानी अगर XC1 2 है, डबल है, तो XC2 क्या होगा? 1 होगा। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भाई कि XC1 का वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा एज कम्पेयर टू, है ना। और यहीं से आप समझ सकते थे कि भाई दुगना आएगा, ठीक है ना। ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई मैं आपको, ये 10 है, ये 20 है, तो सीधी सी बात है भाई, डबल है ना एक दूसरे, तो रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जिसका वैल्यू कैपेसिटेंस का कम है वो डबल हो जाएगा, जिसका ज़्यादा है वो आधा हो जाएगा। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे भाई। यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया, यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया भाई, ये जो C1 है और ये C2 है, इसका वैल्यू मतलब ये डबल रिएक्टेंस शो कर रहा है 2 ओम का, तो ये भाई 1 ओम का शो कर रहा होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने 150 वोल्ट अप्लाई किया है, 150। और यहाँ पे क्योंकि भाई ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट हम लोग पता है वोल्टेज डिवाइड होगा, हम लोग को पता है यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, ध्यान समझिए, दोनों में करंट सेम होगा भाई। अब कौन सा वोल्टेज ज्यादा हो कौन सा वोल्टेज कम होगा, किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंस पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ? इनका क्या वैल्यू है? अब देख रहे भाई X1 मेरा क्या है? दुगना है, यानी यहाँ पे वोल्टेज मेरा डबल ड्रॉप होगा, समझ में आया? यहाँ पे दुगना वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि भाई इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, ठीक है। तो ये टोटली वोल्टेज कौन कितना ज्यादा खाएगा, वो रिएक्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं भाई, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हम लोग को भाई यहाँ से पता चल गया, ये चीज़ समझ में आ गई भाई, ये दुगना वोल्टेज खाएगा और ये उसका आधा खाएगा। यानी अगर ये 100 वोल्ट है तो भाई ये इसका 50 वोल्ट खाएगा, समझिए, डबल हो गया, आधा हो गया, समझ। और टोटल वोल्टेज यहाँ पे भी देखना है भाई, इनपुट वोल्टेज कितना दे रहा है, तो 150 ही दे रहा है। क्लियर हुआ? तो अगर ये 100 वोल्ट खा रहा है तो 50 तो आप देख रहे हैं डबल खा रहा है इसके मुकाबले, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप पकड़ देंगे भाई ऑप्शन,
तो ये तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया भाई, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन सॉल्व करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं 25, तो भाई मैच नहीं कर रहा ना, 1:2 के रेशियो में आपका वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। तो अगर 125 वोल्ट खा रहा है इसका मतलब क्या, बाकी जो बचा वो तो सिर्फ 25 वोल्ट ही बचा, तो 1:2 के रेशियो में आपने वोल्टेज डिवाइड नहीं किया ना, समझ गए? आगे आते हैं भाई। ओके, यहां तक हो गया भाई। करंट डिवीजन रूल बच गया ना, करंट डिवीजन रूल भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करंट डिवीजन रूल पे आते हैं भाई। करंट डिवीजन रूल, तो भाई अगेन रेजिस्टिव सर्किट इधर ले लेते हैं हम लोग, इंडक्टिव सर्किट और इधर ले लेते हैं हम लोग कैपेसिटिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट में भाई मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस लगे हुए पैरेलल में, R1 R2, इधर से करंट आ रहा है I, इधर आ रहा है आपका I1, इधर आ रहा है I2। सही बात है। तो भाई मेरे को I1 I2 अगर डायरेक्ट निकालना है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड होता है, और इधर से मान लेते हैं हम लोगों ने वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है V वोल्ट, टोटल वोल्टेज V है। तो भाई देखिए I1 की अगर बात करें तो I1 इक्वल टू क्या होता है बताइए, V/R1, यही होगा ना भाई, इसके क्रॉस का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस। I2 की बात करें क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस, क्योंकि पैरेलल है तो जो टोटल वोल्टेज वही सबके क्रॉस होगा, V/R2 कर लेंगे, है ना। तो अगर मुझे भाई इस V का वैल्यू चाहिए, टोटल V का, तो V इक्वल टू क्या होता है भाई बताइए, I/R होगा, है ना। टोटल वोल्टेज चाहिए मेरे को, तो I क्या हो जाएगा भाई बताइए, I/R के जगह में क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों पैरेलल में है ना, ये भाई R इक्विवेलेंट होगा ना यहाँ पे, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल, इसका मतलब क्या, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर हुआ? तो भाई जहाँ जहाँ V है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बना था I1 के लिए, ये मेरा सेकंड इक्वेशन बना था I2 के लिए, तो जहाँ जहाँ V है, देख ना यहाँ पे V है, टोटल वोल्टेज यहाँ पे V है, तो भाई V का वैल्यू यहाँ से उठा कर डाल देते हैं इसमें, तो क्या बन जाएगा भाई बताइए, क्या हो जाएगा, V का वैल्यू डालते हैं हम लोग, I × R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और नीचे में क्या था, डिवाइडेड R1 था, तो R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा बताइए, I × R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। उसी तरीके से यहाँ पे जब आप V का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I × R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और यहाँ पहले से डिवाइड क्या था, R2 था, R2 कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका टोटल करंट इनटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सीधी सी बात है। यानी अगर आपको भाई इसके क्रॉस का करंट चाहिए तो क्या करेंगे, I1 चाहिए था मेरे को, देखिए I1 चाहिए था, तो भाई हम लोग का फाइनल रिजल्ट क्या है, ये तो I1 चाहिए, तो इसका मतलब क्या, इसके बगल वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल करंट इनटू उसका बगल वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? उसी तरीके से यहाँ पे I2 चाहिए, तो I2 चाहिए, इसका मतलब क्या, बगल वाला रेजिस्टेंस, यानी R1 × टोटल करंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। अब आप बोलिए अगर इसमें मान लेते हैं एक और रेजिस्टेंस लगा दिया जाता तब कैसे निकालते, है ना। आपसे पूछता भाई I1 बताइए, तब क्या, तो भाई इन दोनों का क्या कर लीजिए, R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए ना, R इक्विवेलेंट निकाल करके यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। क्लियर हुआ? तो फिर से यही वाला आ जाएगा, तो इस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। आते हैं हम लोग इंडक्टिव केस में। तो अगर आपका दो इंडक्टर लगा हो भाई इस तरीके से पैरेलल में, इधर आपका I1 है, इधर आपका I2 है, ये मेरा L1 है, ये मान लेते हैं L2 है, इधर से करंट आ रहा है I, और यहाँ से आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया भाई ये मेरा V वोल्ट, ओके, प्लस माइनस V वोल्ट। तो भाई हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, I1 का वैल्यू चाहिए और I2 का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे करंट की बात हो रही है, हम लोग को पता है जो इंडक्टर क्रॉस वोल्टेज होता है V इक्वल टू क्या होता है, L/dt। सही बात है। तो यहाँ से भाई अगर हम लोग करंट निकालें तो करंट क्या हो जाएगा, ये L इधर आ जाएगा, यानी 1/L, और ये उसको उधर भेजेंगे तो इंटीग्रेशन में चला जाएगा, है ना। तो 1/L इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I/dt मस्ट बी इक्वल टू, एक मिनट V/dt होगा ना भाई, करंट इधर रहेगा भाई, डिफरेंशिएशन का उल्टा जो होता है ना इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो पहले देखिए V है, V को ऐसे रहने दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस d/dt को उधर भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा dt, और ये जो L है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/L हो जाएगा, यहाँ पे I को वैसे को वैसे छोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये
करंट का फॉर्मूला होता है इंडक्टर के लिए, I इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि भाई हम लोग टोटल करंट की बात कर रहे हैं, इस वाले करंट की, तो यहाँ पे जो L होगा क्या होगा, L इक्विवेलेंट होगा। और क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों पैरेलल भाई इंडक्टर कैसे निकालते हैं, L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2, है ना, क्योंकि दो इंडक्टर लगे हैं। फिर अगर 3 होता तो भाई 1/L3 कर देते, 1/L3 डॉट 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 n तक जाता, है ना। तो क्योंकि दो इंडक्टर लगे हैं भाई, तो दो इंडक्टर मतलब क्या, मतलब सीधे लिख दे रहा हूँ भाई, बच्चे इतना नहीं करेंगे, ठीक है। L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा 1/L इक्वल क्या L1 प्लस L2 और इंटीग्रेशन हो जाएगा वी डी टी का। और यहाँ से अगर हम लोग ये इंटीग्रेशन वी डी टी का वैल्यू देखें भाई, तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा आपका I इंटू L1 प्लस L2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक मिनट भाई, यहाँ पे L इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग ये वाला डालेंगे ना, समझे, इसका L इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू आ रहा ना, L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। क्लियर हुआ। और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग भाई यहाँ पे I1 की बात करते हैं, हम लोग निकालते हैं I1। तो I1 अगर आपको चाहिए तो I1 के जगह करंट का फॉर्मूला ये है भाई 1 बाई, क्योंकि I1 का वैल्यू चाहिए भाई, तो यहाँ का इंडक्टर होगा, है ना, L1 और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा V इंटू डी टी। उसी तरीके से अगर मुझे I2 का वैल्यू चाहिए, क्या हो जाएगा 1/L2 इंटीग्रेशन वी डी टी। समझ में, एक तो ये मेरा फार्मूला बना और एक ये मेरा फार्मूला बना। हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन वी डी टी का वैल्यू पता ऑलरेडी, इतना वैल्यू मेरे को पता है भाई, तो दोनों इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू डाल देंगे और यहाँ पे भी हम लोग ये वाला इक्वेशन डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू 1/L1 और इतने वैल्यू की जगह हम लोग ये वैल्यू डाल सकते हैं, टोटल करंट इंटू L1 इंटू L2 और नीचे में आपका डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो भाई ये L1 से ये L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या बचेगा बताइए, टोटल करंट इंटू L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2, ये हमारा आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए I2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/L2 और इसके जगह ये वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा I इंटू L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो L2 से L2 कैंसिल आउट हो जाएगा, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई I इंटू L1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो यहाँ पे भाई ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि भाई अगर आपको करंट I1 चाहिए तो करंट I1 के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वाला इंडक्टर ना लेकर के इसका बगल वाला इंडक्टर लेके चलेंगे भाई, ठीक है। समझ में, यहाँ का करंट चाहिए तो बगल वाला इंडक्टर यानी बगल वाला इंडक्टेंस, ठीक है, टोटल करंट इनटू बगल वाला इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल इंडक्टेंस। यहाँ पे वही है I2 चाहिए तो I2 तो L2 नहीं लेंगे, L1 लेंगे, बगल वाला इंडक्टेंस लेंगे इनटू टोटल करंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल इंडक्टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। क्लियर हो गया। अब बोलिए 3 लगे होते तो भाई 3 लगा होता तो ये L3 हो जाता, तो इन दोनों का आप क्या कर लीजिए इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, तो अपने आप क्या हो जाएगा इसी मॉडल में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं भाई कैपेसिटिव सर्किट के लिए कि भाई अगर दो कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2, यहाँ पे हम लोग का प्लस माइनस V वोल्ट अप्लाई किया है, यहाँ से करंट आ रहा है I, ये आ जाएगा I1, ये आ जाएगा आपका I2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर करंट की बात करें भाई तो कैपेसिटर में भाई करंट क्या होता है, इक्वल टू C dV/dt, यही तो होता है। और क्योंकि टोटल करंट की बात है यहाँ पे C इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, तो I इक्वल टू C इक्विवेलेंट भाई पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है दोनों जुड़ जाते हैं, C1 प्लस C2 हो जाएगा इंटू dV/dt। तो यहाँ से भाई हम लोग dV/dt का वैल्यू लिखते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा I/C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा dV/dt, वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। ये मेरा मेन इक्वेशन है। अब हम लोग यहाँ के करंट की बात करते हैं भाई, तो I1 चाहिए तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, स्टैंडर्ड फार्मूला था। तो भाई यहाँ का करंट चाहिए तो यहीं का कैपेसिटेंस यानी I1 इक्वल टू C1 dV/dt, क्योंकि भाई कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है पैरेलल में सेम रहेगा,
ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं यहाँ से उठा के, ये वाला वैल्यू डाल देते हैं। C1 इंटू क्या हो जाए, यहाँ से वैल्यू क्या है, I अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर हुआ? ये प्लस में भाई काट मत दीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख सकते हैं ऐसे, टोटल करंट इनटू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। उसी तरीके से I2 की अगर बात करें तो I2 क्या हो जाएगा, इसके कैपेसिटेंस C2 है ना, dV अपॉन dt, C2 वैसे रहने देते हैं, dV अपॉन dt का वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं भाई, ये वैल्यू I अपॉन C1 प्लस C2 यानी टोटल करंट अपॉन C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल करंट इनटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा हमारा I2 का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर वाले केस में भाई हम लोग को अगर I1 चाहिए तो I1 वाला ही कैपेसिटर यूज किया जा रहा है। देख रहा I1 चाहिए था तो मेरे को भाई यहीं का कैपेसिटेंस C1 लिया गया, C1 इंटू टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ कैपेसिटेंस। I2 चाहिए तो यही वाला कैपेसिटेंस लेंगे यानी I इन टोटल करंट इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस तरीके से आपको दिमाग में रखना। तो कैपेसिटर वाले केस में भाई आपका जो इंडक्टर और रेजिस्टेंस वाला जो मेथड होता है ना, वो जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं भाई हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर, कॉन्सेप्ट। अब जैसे यहाँ पे एक और मेथड बता दे रहा हूँ भाई, अगर 3 लगे होते हैं, यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगे होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार समझा दे रहा हूँ मैं। इस तरीके के होते हैं भाई, C1 C2 C3। आपको यहाँ का करंट पूछता है I3, तो क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों पैरेलल में है तो इसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये C1 प्लस C2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका C3। I3 आपको चाहिए, क्या करेंगे, I3 इक्वल टू टोटल करंट इनटू C3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस। तो क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 और इसका कुछ वैल्यू होगा भाई, इसका कुछ वैल्यू आएगा ना, इसको हम लोग C इक्विवेलेंट कर ले रहे हैं, C इक्विवेलेंट डैश कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका भाई, कुछ वैल्यू होगा ना, न्यूमेरिक वैल्यू होगा, 10 माइक्रोफराड 20 माइक्रोफराड कुछ ना कुछ होगा। तो ये दोनों अब क्या हो गए, एक तरीके से जुड़ जाएंगे, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखिए भाई, आए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, अ 20 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, द करंट इन द कैपेसिटर। तो भाई देखिए यहां पे आइडियल वोल्टेज सोर्स लगाया गया है, ठीक है। कैपेसिटर में तो क्या, 2 प्लेट भाई, और थोड़ा 3D वे में बनाते हैं। इस तरीके का आपके पास कैपेसिटर होगा, इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, उसको आपने क्या कर दिया आइडियल सोर्स, मतलब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है भाई, बैटरी एक तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। तो सीधी सी बात है भाई, जैसे आपने जोड़ा होगा, यहाँ पे स्विच लगाया, ट्रांजिएंट मैंने आपको पढ़ाया भाई, पूरा लेक्चर चैनल पे डाला गया है ना, आप देखिए जाकर के, ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, तो कुछ है ही नहीं। T इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे भाई जैसे आप स्विच क्लोज करेंगे तो सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जैसे प्लेट क्या था पहले, इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। जैसे आपने स्विच क्लोज किया, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो भाई इस वाले प्लेट से, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है इस पे, तो भाई यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सारे क्या होंगे, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पे आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो क्या ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है भाई, ये समझ में आया। और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं वो क्या करे, बैटरी एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लगा करके सब यहाँ पे जमा करेगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज तरह बिहेव करने लगेगा। क्लियर हुआ? और आप देख रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे आपने जैसे ही स्विच किया उस समय क्या किया है, उस समय क्या हो रहा है भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल करके जमा हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होते चला जा रहा है और यहाँ पे जमा हो रहा है, समझते हैं नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होते चला जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा भाई, T इक्वल टू 0 प्लस 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 ऐसे, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज होने भाई कितना बहुत कम समय लगता है ना, समझिए आपके पास कोई कैपेसिटर आप उसको चार्ज कीजिए भाई, है ना, तुरंत चार्ज हो जाता है, फिर निकाल के ऐसे चिपकाइएगा तो स्पार्क भी हो जाता है ना, डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो समझिए भाई बहुत कम समय लगता है। तो यहाँ पे समझने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, T इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे जैसे ही स्विच क्लोज किया आपने, तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे जमा हो रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आप समझिए भाई, मान लेते हैं यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन आपने जमा कर दिया,
100 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, यानी 100 नेगेटिव चार्ज आ रखा है। तो भाई जो 101वां इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये यहाँ से, क्योंकि भाई ये पूरा नेगेटिव चार्ज है और आप नेगेटिव चार्ज बाहर से डाल रहे हैं इसमें, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव, तो रिपेल करेगा भाई, धक्का देगा, इसको आने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? इसको गेट आउट करने, भाई ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है ना, और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो भाई आपको अंदर डालने में काफी ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, यानी इस बैटरी को बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। समझ में? इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे भाई एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम लोग क्या होगा, अब इस बैटरी के पास इतना ताकत नहीं है भाई कि आप और इलेक्ट्रॉन को इसमें जमा कर सके या फिर धक्का दे करके इसमें भेज सके। क्लियर हुआ? तो उस समय क्या हो गया कि भाई अब कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो ही नहीं रहा है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आप देख रहे हैं भाई, अब यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा रहा है, बैटरी के पास ताकत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल, वही पोटेंशियल क्या हो गया, इसके क्रॉस हो गया है। ठीक है, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन का भाई एक तरीके से फ्लो खत्म हो गया है। फ्लो खत्म यानी करंट मेरा जीरो, और करंट जीरो का मतलब क्या है, कैपेसिटर मेरा ओपन सर्किट, क्योंकि कहीं पे भी करंट जीरो हो जाता है मतलब क्या, ओपन सर्किट हो गया भाई। लेकिन अगर हम लोग t इक्वल टू जीरो इंस्टेंट वाले केस की बात करें, तो एट t इक्वल टू जीरो पे, यानी जैसे हम लोगों ने स्विच क्लोज किया तो उस समय क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक तरीके से यहां से निकल यहाँ पे जा रहा था, यानी इस समय क्या हो रहा था, करंट मेरा बहुत ज्यादा लार्ज फ्लो हो रहा था भाई। समझे? तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करता है, क्योंकि करंट मेरा बहुत ज्यादा लार्ज जा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन बहुत ज्यादा हो रहा था, और जैसे टाइम बीता यानी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो गया, ओपन हो गया, करंट मेरा जीरो हो गया। तो ये चीज आपका पूछा गया कि भाई मेरे पास कहानी बना के पूछ देगा भाई, मेरे पास एक 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसको हम लोगों ने एक आइडियल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया, तो करंट क्या होगा, तो स्टार्टिंग में बहुत हाई होगा, विल बी वेरी हाई एट फर्स्ट, देन एक्सपोनेंशियली डीके एंड एट स्टेडी स्टेट विल बिकम जीरो। जीरो मतलब क्या, ओपन हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है भाई, तो उसके लिए आपको ट्रांजिएंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, e टू द पावर माइनस टी अपॉन टो होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इसका कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं। चैनल पे सारा लेक्चर डाला गया, आप इसको देखिए, यही चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू चल रहा है ना। अब एमसीक्यूज में भाई ये सब थोड़ा ना, अब ये सब पढ़ाएंगे तो भाई ये कम से कम तो भाई 20 घंटे का सेशन है पूरा का पूरा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल होइए, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के आना भाई पहले से, ओके ना। नहीं पढ़ा भाई तो आप सीधे से वी के मेहता वाला सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा PYQ करने से, क्योंकि पहले आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 3 कैपेसिटर भाई 3-3 माइक्रोफैराड के, और ये सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं, 1 2 3, सारे के सारे 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड और ये भी 3 माइक्रोफैराड के लगे हुए हैं। आगे देखिए, बोलता है 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज इन पैरेलल विद दिस सीरीज अरेंजमेंट, यानी इसके पैरेलल में हम लोग का एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ। ठीक है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इसका इक्विवेलेंट बताना भाई। ठीक है, समझ में आया? क्या हो जाएगा ये पैरेलल में, इसका मतलब क्या, ये सीरीज में है ना भाई, सीरीज में क्या हो जाएगा, 1/, इस तरीके से निकालेंगे इसको, 1/3 माइक्रोफैराड प्लस 1/3 माइक्रोफैराड, इस तरीके से, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा भाई, तो क्योंकि मतलब समझिए ना, ये सीरीज में से होता क्या, ये रेजिस्टेंस का पैरेलल आप समझिए भाई। ठीक है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड को 3 से अगर आप भागा दे देंगे तो इसका नेट इक्विवेलेंट निकल जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब कैसे आता है तो बच्चे की तरफ फिर आप सॉल्व कीजिए इस तरीके से, 1/, और ये क्या हो जाएगा आपका सी इक्विवेलेंट, क्या आएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 3 माइक्रोफैराड, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में सब में 1 1 1 यानी 3 जुड़ जाएगा। अब इसको ऊपर ले लेते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड अपॉन 1/3, क्या आ जाएगा आपका 1 माइक्रोफैराड। समझे? तो ये ऊपर वाले कॉम्बिनेशन का भाई 1 माइक्रोफैराड आ गया, और नीचे में आपका क्या है 6 पैरेलल में, तो 1 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रो पैरेलल दोनों जुड़ जाएंगे, 1 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड, टोटल 7 माइक्रोफैराड आ जाएंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन भाई आगे के पेज को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन हम लोग का स्किप हो गया, बाकी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है इसमें।